हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इन सेशंस की पीडीएफ मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को डाउनलोड कर पीडीएफ भी पा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर जो एक और चीज आप लोगों को बतानी चाहिए कि अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को और अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स रिलेटेड जानकारी दूं तो दोस्तों, रिसेंटली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो 13 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था और 14 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। और अगर इस चीज में आप लोगों को और एनहांस डिटेल चाहिए तो आप हमारे चैनल पर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको एसबीआई पीओ की सारी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरीके से कब कब एग्जाम्स होंगे और कैसे कैसे उसका फॉर्म फिलअप है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन मैटर करेगा एग्जाम देने के लिए। वो सारी चीजें आपको वहां पर उस वीडियो में डिस्क्राइब कर दी गई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाना है तो तुरंत ही और जल्दी से जुड़ जाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो बिना किसी देरी के दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि जो पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का है उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नेम क्या है। आप लोग के पास ऑप्शंस है परम, सुदेश, भारत, शक्ति। Here the correct option will be option number A, that is परम। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखना कि पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग का क्या है, तो परम है। कई बार इसको परम 8000 भी बोला गया है दोस्तों। तो दोनों आप लोग के क्या हो सकते हैं, यहाँ पर जवाब हो सकते हैं। तो एक बार इसके बारे में हम लोग फुल डिटेलिंग लेते हैं कि डिटेल में यहाँ पर हम लोग को क्या बोलने वाला है। तो परम सिद्धि हैज गॉट रिकॉग्निशन अबाउट नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, उससे पहले तो दोस्तों मुझे आप लोग को इसकी मैं और अगर आगे बात करूं तो उससे पहले आप लोग को ये तो दोस्तों पता ही होगा कि सुपर कंप्यूटर्स जो है वो आप लोगों के ऐसे कंप्यूटर्स रहते हैं जो अरबों और खरबों की जो संख्या उसको बहुत जल्दी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है जिसको इस्टेब्लिश किया गया हुआ है किसके अंडर, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन has achieved 63 rank into the list of 500 most powerful supercomputers in the world, right? तो दोस्तों, आपने इंडिया में जो परम सिद्धि है, जो इंडिया की पहचान है परम सिद्धि, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में 63rd रैंक पर क्या किया गया है, वहां पर उनको लिस्ट किया गया है कितने में से, 500 सुपर कंप्यूटर में से ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेड ऑन ट्यूसडे इट इज द हिस्टोरिक फर्स्ट India has one of the largest supercomputer infrastructures in the world, that is evidenced by the ranking that Param Siddhi artificial intelligence has received. राइट, तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि परम सिद्धि का नाम आपको एकदम जबान पे चढ़ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ कि इस परम सिद्धि की जो स्पीड है दोस्तों तो वो कितनी है। तो यहाँ पर जो परम सिद्धि की स्पीड है वो है 5.627 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, अब ये पेटाफ्लॉप्स क्या होता है तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, सारी डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो दोस्तों, पेटाफ्लॉप्स क्या होता है, तो बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड। ठीक है, ये एक तरीके की यूनिट है, यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद वन पेटाफ्लॉप जो होता है दोस्तों, वन पेटाफ्लॉप
इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन फ्लॉप पर सेकेंड। ठीक है, वापस बोल दूं मैं आप लोगों को लिए, एक पेटाफ्लॉप जो होता है दोस्तों वो करीब करीब 1000 मिलियन फ्लॉप्स के समान होता है। ठीक है, अभी जो फ्लॉप का है, अच्छा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एक और चीज यहाँ पर एडिशनल में बतानी चाहिए मुझे कि फ्लॉप का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। तो फ्लॉप का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है, floating point operations per second. Flop is the number of arithmetic operations a machine can do in a second. मतलब आप समझ पा रहे हो, बेसिकली फ्लॉप जो होते हैं एक तरीके के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कैलकुलेशंस होते हैं जो कि एक मशीन पर सेकंड में करती है। कितने? पर सेकंड में करती है। तो जो ये अपना परम सिद्धि है, ये परम सिद्धि करीब करीब 1000 मिलियन फ्लॉप्स को एक सेकंड में क्या करता है? कैलकुलेट करता है, सॉल्व करता है। तो सोचो आप दोस्तों, सिर्फ इमेजिन करके देखो कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है जो यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, दैट इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। तो ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इट इज ए नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम दैट ऑल द कंपोनेंट्स आर इन द सिंगल लोकेशन। बेसिकली एक कंप्यूटर मतलब ये जो मशीन है, इसके सारे जितने भी पार्ट्स है, एक पूरे सुपर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके एक ही लोकेशन में क्या रहते हैं? फिट रहते हैं। उनको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट। इन केस ऑफ परम सिद्धि all of its components are located in Pune, right? Basically जैसे कि मैंने आप लोग को ये जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई है, ये जो पिक्चर यहाँ पर दिखाई है, ये पुणे की है दोस्तों। कि जो हमारा यहाँ पर परम सिद्धि है उसके जितने भी कंपोनेंट्स है आपके कहाँ पे सिचुएटेड है? पुणे में सिचुएटेड है। आपको और कहीं किसी सिटी में जाने की या स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। परम सिद्धि का पूरा जो लेखा जोखा है वो आपको पुणे में ही मिलेगा, राइट। इंडिया एम्स टू इनेबल and empower the technology used in creating Param Siddhi across the multidisciplinary challenges in agriculture. Basically परम सिद्धि को अब हम लोग एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी और साइबर बुलिंग, इन सब के लिए भी क्या करेंगे? यूज करेंगे। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस पर भी खुलासा पूरा करेगी और उसके बाद में हम लोग सारी चीजें यहाँ पर क्या करेंगे? देखेंगे कि किस तरीके से इस कंप्यूटर में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर बुलिंग, स्पेस, एआई एप्लीकेशंस, वेदर, क्लाइमेट मॉडलिंग, अर्बन प्लानिंग, ये सब क्या करेंगे? यहाँ पर चैलेंजेस जो हमारे आगे आने वाले हैं इसको इस कंप्यूटर्स के थ्रू हम लोग सॉल्व करने की या डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही ध्यान रखना है कि एक तो परम सिद्धि, दूसरा आप लोगों को फ्लॉप की फुल फॉर्म आ सकती है, दूसरा कि ये इसका स्पीड क्या है, तो इसका स्पीड है 5.627 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, पेटाफ्लॉप्स होता क्या है? तो यूनिट ऑफ कंप्यूटिंग स्पीड होती है। ठीक है, कौन सी रैंक पे आया है? तो 63rd रैंक आया है आउट ऑफ 500। ये बात भी ध्यान रखना। और आप लोग को बता दूं कि एक फ्लॉप में कितना होता है? तो एक फ्लॉप में आपका होता है 1000 मिलियन फ्लॉप्स। ठीक है, ये बात आप लोग एक पेटाफ्लॉप में ध्यान रखोगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दोस्तों बोलता है कि which state bagged as the best state in the category of fisheries sector। तो दोस्तों यहाँ पर फिशरीज सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने क्या की है? आपकी मान्यता हासिल की है, नंबर 1 पर वो आया है। ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी? बतानी होगी। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आप लोगों के पास, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो ऑप्शन है ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल और गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोग का, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आसाम, राइट। तो आसाम यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? ध्यान रखोगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आसाम की हम लोग बात कर लेते हैं कि आसाम इसको नंबर 1 स्टेट पर क्यों रखा गया है, तो यहाँ पर आप लोग पूरी यहाँ पे डिटेलिंग देख सकते हो। आसाम वॉन 4 अवार्ड्स इन फिशरीज सेक्टर फ्रॉम द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत आसाम को 4 अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इस साल असम ने क्या किया है, एक और अवार्ड जीता है फिशरीज सेक्टर में। असम रिसीव द बेस्ट स्टेट अवार्ड अंडर द बेस्ट हिली एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट इन फिशरीज। ऑल्सो द असम अपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड won the first place in the category of hilly and northern eastern government organization, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में किसको मिला है, तो आपका असम को यहाँ पर मिला गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिशरीज अवॉर्डेड रिसीव्ड, और भी यहाँ पर एक जो चीज मुझे आपको एडिशनल में यहाँ पर बतानी चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मरीन स्टेट कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला गया है। तो मरीन स्टेट कैटेगरी में दोस्तों आपका जो स्टेट को अवार्ड मिला गया है वो है आपका क्या, ओडिशा, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोग का इनलैंड स्टेट कैटेगरी में किसको मिला है, तो इनलैंड स्टेट कैटेगरी में जिसको अवार्ड मिला है यहाँ पर दोस्तों वो आपका कौन है, तो वो आपका हो जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राइट। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो विनर्स होते हैं उनको प्राइज में क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइज में उन लोगों को मिलता है 10 लाख का प्राइज, ठीक है। इसके साथ साथ उनको मिलता है एक शॉल और एक मोमेंटो, साथ में एक सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, क्या क्या मिलता है, 10 लाख का प्राइज, शॉल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, द अवार्ड्स आर ग्रेट बूस्ट टू फिशरीज सेक्टर स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 टाइम्स। इन 2019 इंडिया एक्सपोर्टेड ₹47,000 crore of fisheries. India is the second largest producer of fish in the world. Therefore, fisheries has a high contribution to the Indian economy. In thus, important to focus on fishery to boost declining economic growth due to COVID-19 pandemic, right? ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। आज की अगर मैं आप लोगों को करंट स्टेटस की बात करूं दोस्तों के आज की डेट में फिशरीज का स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस क्या है, तो करंट स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग 137 मिलियन टन फिश 137 मिलियन टन फिश क्या कर चुके हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट यहाँ पर हो चुकी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ये कोविड-19 की वजह से इस बार का जो एक्सपोर्ट है वो 50% ही हो पाया है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो 23 और हार्बर्स है जो साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है आसाम के साथ, तो वो हो जाते हैं आपके कोची, चेन्नई, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, कोलकाता। तो इन सब से भी फिशरी सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा गेन करती है, ठीक है। सबसे यहाँ पर पहला जो आता है असम आता है, और उसके बाद ऐसे कई सारे और भी हैं, तो जिनके नाम मैंने अभी आप लोग को बता दी, वही चेन्नई, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम और मैंगलोर, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। दोस्तों ये सारी डिटेल थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी कि अमाउंट प्राइस क्या होगा, इस साल कौन जीता, किसके अंडर ये दिया जाता है, और मरीन स्टेट में किसको मिला है और इनलैंड स्टेट में किसको मिला है। तो ये सारी बातें अपन ने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड एट, आप लोग को बताना है दोस्तों वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बात आप लोगों से पूछी गई है। ऑप्शन है आप लोग के पास जेनेवा, पेरिस, बेसल, सिंगापुर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिंगापुर, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि सिंगापुर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ इसके साथ में अगर एडिशनल चीजें आप लोगों को बताना चाहूं तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर या फिर डायरेक्टर कौन है, तो उनका नाम है आपका जैक सिम, ठीक है, जैक सिम। और उसी के बाद ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत मान लेना दोस्तों, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड कब हुआ था, तो ये हुआ था फाउंडेड 19 नवंबर 2001 में, ठीक है, 19 नवंबर 2001 में, ठीक है। ये इसके साथ साथ क्या थी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशंस थी, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस दैट सेलिब्रेट्स टॉयलेट्स एंड रेजेस अवेयरनेस ऑफ द 4.2 बिलियन पीपल लिविंग विदाउट access to safely manage sanitation. It is about taking action to tackle the global sanitation crisis and achieve sustainable development goals.
वाटर सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो मतलब बेसिकली दोस्तों प्रॉपर सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए इस डे को क्या किया गया है दोस्तों, इनिशिएट किया गया है प्रॉपर सैनिटेशन को रखते हुए। और यहाँ पर ये बोला गया है कि 2030 तक इसे क्या कर लिया जाएगा, अचीव भी कर लिया जाएगा। सबसे पहले जो ये स्टेब्लिश हुआ था, सबसे पहली बात जो यहाँ पर और हमें करनी चाहिए वो ये है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, तो मैंने आप लोग को बोल ही दिया 2001 में किया गया था। दूसरी बात कि इसको ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो इसको ऑफिशियली आप लोगों का डिक्लेयर किया गया था 2013 में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज थीम, थीम की बात करेंगे दोस्तों। तो थीम को आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना होगा। थीम क्या है इसका, थीम है इसका सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार 2020 की थीम आपकी क्या हो जाएगी, 2020 की थीम हो जाएगी आपकी सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये ध्यान रखोगे कि वर्ल्ड टॉयलेट डे को कब मनाया जाता है, तो इसको मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को हर साल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। वर्ल्ड फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो यहाँ पर पूछता है वर्ल्ड फिलोसफी डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों एवरी ईयर, तो फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर, सेकंड थर्सडे ऑफ नवंबर, थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, fourth Thursday of November. Here the correct option will be option number C, that is third Thursday of November, right? ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। और इस बार जो थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर पड़ा है वो आपका कब पड़ा है, 19th of November को, right? ये बात भी ध्यान रखोगे। World Philosophy Day is observed on third Thursday of November every year. This year World Philosophy Day falls on 19th November 2020, as I said earlier. The day encourages academic exchange and highlights the contribution of philosophical knowledges in addressing global issues. Philosophical knowledges in addressing the global issues. The 2020 edition invites the world to reflect on the meaning of current pandemic, underlining the need more than ever before to resort philosophical reflection in order to face the multiple crises we are going through, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल सी चीज यही ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड फिलोसफी डे को कब मनाया जाता है, फिलोसफी डे को, तो आपका 19 नवंबर को ये, अच्छा नहीं, यहाँ पर जो 19 नवंबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है आपका थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको मनाया जाता है आपका कब, इसको मनाया जाता है आपका थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। 2020 का ये कब पड़ा था, तो 2020 का ये पड़ा था आपका 19 नवंबर को, राइट, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसको पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों, तो 2005 में मनाया गया था, ये बात भी थोड़ी सी याद कर लेना आप लोग यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है ये बात पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का बोलता है दोस्तों, विच कंट्री इज टेकिंग the chairmanship of BRICS in 2021, ठीक है, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, राइट। पढ़ लेते हैं एक बार। तो पीएम मोदी वर्चुअली अटेंडेड द 12th ब्रिक्स समिट, राइट, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। The Prime Minister Narendra Modi attended the 12th edition of BRICS Summit hosted by Russia virtually on November 17, 2020. The summit was held in the backdrop of United Nations 75th anniversary and amid ongoing situation of COVID-19 pandemic, right? Theme is very very important. Theme ध्यान रखना, global stability, shared security and innovative growth, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है कि इसको होस्ट किया गया था रशिया के द्वारा, मतलब आपका व्लादिमीर पुतिन इनके क्या थे, आपके रशियन प्रेसिडेंट है, उनके प्रेजेंस में इसको क्या किया गया था, आपका होस्ट किया गया था। लेकिन इस बार बोला गया है
कि जो चेयरमैनशिप रहेगी 2021 ब्रिक्स की वो किसके पास रहेगी, वो इंडिया के पास रहेगी, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानना, ठीक है। इससे पहले भी दोस्तों इंडिया क्या कर चुका है, इसको चेयरमैनशिप मिल चुकी है। कब कब मिली थी, तो 2012 में मिली थी और 2016 में मिली थी और 2021 में मिलने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम लोग को यहाँ पर क्या हो चुका है, मिल चुका है यहाँ पर चेयरमैनशिप का, राइट। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी एडिशनल में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ये पढ़ लेते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज सेटिंग, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज सेटिंग up for the solar power enabled textile mill in Maharashtra, right? 100 crore, 200 crore, 300 crore, 400 crore. Here the correct option will be option number A, that is 100 crore rupees. तो दोस्तों पहली ऐसी एशिया में पहली ऐसी फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल कहाँ पर बन रही है, तो ये बन रही है आपकी महाराष्ट्र में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी, ठीक है। कहाँ पे महाराष्ट्र में, तो परभानी डिस्ट्रिक्ट में। Spread across the 30 acre of land, the Jai Bhavani's Women Cooperative Textile Mill will be the first in Asia that will cooperate entirely on solar power. Once functional, that the mill will process cotton to cloth and would provide jobs to many women in the country or in the district. The overall cost of setting up the project is rupees 100 crore. Prabhani is the leading cotton producing district in Maharashtra, and with the operationalization of the mill, it will give momentum to the industrial sector in the district. Right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है दोस्तों, सबसे पहले तो इसके साथ ये भी याद रखना कि ये क्या है, जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव के अंडर यहाँ पर वुमेन्स क्या करेगी, काम करेगी, और इससे आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हो कि कितनी महिलाओं को रोजगार मिलेगा दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, राधा यादव, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा। Here the correct option will be option number C, that is स्मृति मंधाना, ठीक है दोस्तों। तो स्मृति मंधाना को यहाँ पर क्या बनाया गया है, फेस ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मैं एडिशनल इक्विटास फाइनेंस बैंक की और बात करना चाहूँ यहाँ पर आप लोगों से, तो इसके चेयरमैन कौन होंगे, ये बात हमें सबसे पहले जाननी होगी। चेयरमैन है इसके अरुण रामानाथन, ठीक है। अरुण रामानाथन इसके क्या हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे। बात कर लेंगे हम लोग एमडी एंड सीईओ का, तो इसके एमडी एंड सीईओ का नाम होगा हम लोग का वासुदेवन पथंगी नरसिम्हा, ठीक है, वासुदेवन पथंगी नरसिम्हा। और बात कर लेंगे हेडक्वार्टर कहाँ होगा, तो दोस्तों हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा चेन्नई में, दैट इज तमिलनाडु, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों का मगअप थोड़ी सी करनी पड़ेगी, एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी पूछ के बैठ सकता है। और आजकल तो हम लोग देख भी रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उसमें अगर करंट अफेयर्स का सेशन का या फिर करंट अफेयर्स का जो एग्रीगेट रहता है, जो वेटेज रहता है, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ, जिस दिन भी आपका एग्जाम हो, उससे आपका उस मंथ से आपका कम से कम बैक 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम को फॉलो करिए। आप लोग चाहे तो वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं हमारे avision.co.in ऐप पे साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके, वहां पर आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के भी पूरी डिटेलिंग अपडेटेड मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ लीजिएगा, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडियाज लीडिंग वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना हैज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। मंधाना will feature in promoting Equitas Small Finance Bank's new product aimed at women called EVA, ठीक है। EVA is a unique savings account which tries to address the well-being of Indian women in every aspect such as health, wealth, prosperity at पर द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को देखकर दोस्तों ये चीज की गई है
ठीक है, ये बात आप लोग इधर एक तो ध्यान रखोगे। दूसरी बात, ईवा वर्ड आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ नोटेड वर्ड्स या फिर बोले तो कुछ ऐसे की वर्ड्स होते हैं जो आपके माइंड में बैठ जाते हैं और उसी से ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गोवा। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ गोवा बताना है कि कौन है। ठीक है, शारदा मुखर्जी, मृदुला सिन्हा, पद्मजा नायडू, शीला दीक्षित। Here the correct option will be option number B, that is मृदुला सिन्हा। तो दोस्तों यहाँ पर मृदुला सिन्हा का क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। ऑर्बिचरी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बीजेपी वेटरन एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ गोवा मृदुला सिन्हा passed away at the age of 77. A prominent figure, she made extensive contribution to the world of literature with her writings. Mridula Sinha had been associated with the BJP Sinha its Jana Sangh days. A native Muzaffarpur Sinha will be remembered for starting cultural events called Chand Ke Saath in the lawns of Governor House. She had also opened a cattle shed inside the Raj Bhavan, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या कर लोगे, ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सुदीप त्यागी एसोसिएटेड टू विच प्रोफेशन, सिंगर, कॉमेडियन, cricketer, mountaineer? Here the correct option will be option number C, that is क्रिकेटर। तो दोस्तों यहाँ पर सुदीप त्यागी ने क्या कर लिया है, सुदीप त्यागी ने यहाँ पर रिटायर कर दिया, अनाउंसमेंट यहाँ पर क्या कर दिया, रिटायरमेंट को क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, राइट। इंडियन क्रिकेटर सुदीप त्यागी हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। द 33-year-old had played for the Indian national cricket team in 4 ODIs and a lone T20s fast bowler. Apart from this, the right arm medium fast bowler had also featured in 14 games of Indian Premier League for Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad. तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एक और रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Bhawarlal Meghwal is the senior minister belongs to which of the following state? Haryana, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh. Here the correct option will be option number C, that is Rajasthan. तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के सीनियर मिनिस्टर का क्या हो चुका है, डेथ हो चुकी है, देहांत हो चुका है इनका भी, और इनका जो देहांत हुआ है उसकी वजह आपकी ब्रेन हैमरेज है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड मिनिस्टर मास्टर भंवरलाल मेघवाल who was suffering from brain hemorrhage died in the hospital in Gurgaon on Monday. He was 72 years of age. Chief Minister Ashok Gehlot condoled the death of Meghwal, who was a 5-time MLA, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ये था पूरा हमारा सेशन दोस्तों करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर जो भी आगे आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सबको, उन लोगों को इन वीडियोस का क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।